नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यूपी सरकार अब आपके लिए एक बड़ी सौगात लेकर के आई है, क्योंकि सरकार ने आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीएस, सीडीएस, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत प्रदेश के अंदर की है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना, इसको अभ्युदय का नाम दिया गया है, इसका शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे सभी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी जो इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अब इस योजना के तहत चयनित छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के साथ ऑफलाइन कक्षाएं भी उनकी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत यूपीएससी, यूपीपीसीएस, नीट और जेईई समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा होगी। इसके लिए ऑफलाइन मोड में कोचिंग के लिए टेस्ट के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 50,000 से अधिक छात्रों का चयन भी किया गया है। अब इनकी क्लासेस 16 फरवरी 2021 से शुरू होंगी, जबकि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो अपने आप में बेहतरीन योजना जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अभ्युदय योजना, और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब यहां पर वो तमाम छात्र जो इस तरीके के प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बनना चाहते थे, अब उनके लिए निश्चित तौर पर यह सहूलियत होगी। तो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि कोई भी छात्र अगर धन के अभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से वंचित होता था तो वो अब नहीं होगा। ना ही छात्रों को अब तैयारी के लिए घर बार को छोड़ करके दूर दराज जाना होगा, क्योंकि यूपी सरकार अब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य होगा कि मुमकिन प्रतियोगी छात्रों के लिए ये जो तमाम सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाना। संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग का शानदार मौका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मकसद ऐसे छात्रों की मदद करना है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोचिंग करने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत गरीब प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 50,000 से अधिक छात्रों का चयन किया गया है, जिसकी क्लासेस 16 फरवरी 2021 से शुरू होंगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कोचिंग नहीं बल्कि यूपी के युवाओं के जीवन का पथ प्रदर्शक बनेगा। उन्होंने कहा कि यह अभ्युदय योजना आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ने की योजना है। इससे यूपी के युवाओं को अधिक मात्रा में रोजगार मिलेगा। हर साल आर्थिक तंगी के कारण न जाने कितने ही छात्र पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, लेकिन सरकार की इस योजना से अब बिना धन भी छात्र पढ़ाई कर पाएंगे। चंदन मिश्रा, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अभ्युदय योजना की शुरुआत हो गई, और अभ्युदय योजना क्या है ये हमने आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से इस योजना की शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पर अब इसका जो फायदा है उन तमाम स्टूडेंट्स को मिलने वाला है जो अभी तक पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, या तमाम ऐसी समस्याएं जो उनके सामने आती थी, अब उसके निदान के लिए एक कदम सरकार की तरफ से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं पहले आपके साथ करवा देता हूं। रंजन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंडल आयुक्त हैं लखनऊ के। रंजन कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और के सत्यनारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईजी हैं चित्रकूट रेंज के सत्यनारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रंजन कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आऊंगा। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप भी बताते चलें, क्योंकि आज वो लोग जो आपको सुन रहे हैं यहां से, या वो छात्र जो कि इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करना चाहते थे लेकिन बहुत सारे हर्डल्स उनके सामने आते थे, क्या है ये अभ्युदय योजना और कितना इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ उन छात्रों के लिए जो इस तरीके की परीक्षाओं से या फिर तैयारियों से वंचित रह जाते थे? रंजन कुमार जी।
इसमें आप जो उत्साही और प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, जो दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में संसाधनों की कमी के कारण वो अच्छी कोचिंग से वंचित रह जा रहे थे, उनके लिए ये योजना चालू की गई है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि इन बच्चों को घर बैठे ही उच्च कोटि के शिक्षण इनको प्रदान किया जाए। और इस योजना में थोड़ी यूनिकनेस ये है कि इसमें केवल विशेषज्ञों का पैनल नहीं होगा, बल्कि अधिकारियों का भी पैनल है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, उनके प्रतिभा का निखार होना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि जो अधिकारी ऑलरेडी वो पहले इस परीक्षा को पास कर चुके हैं, तो एक योजक के रूप में वो काम करेंगे और उनको बताएंगे कि ये कोई असंभव काम नहीं है अगर आप इस पद्धति से पढ़ाई करते हैं तो इस योजना के तहत सभी 18 मंडल पे साक्षात कक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ वर्चुअल रूप से हम लोग विभिन्न माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाएंगे। लाइव सेशन होगा, वेबिनार होगा, पैनल डिस्कशन होंगे, जैसे करंट अफेयर की जो क्लिष्ट चीजें होती है, गहराई होती है, उस पर डिस्कशन होगा, बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा उससे। और अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग भी उसमें अधिकारी करेंगे। तो ये उस तरीके से ये बिल्कुल अलग तरीके का मार्गदर्शन और शिक्षण की कॉम्बिनेशन है और इससे बहुत लाभ होगा। जी जी जी। के सत्यनारायण जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, चूंकि आप तो आईजी हैं चित्रकूट रेंज के, और बच्चे खासतौर से वो जो कि दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, जिनको पढ़ने के लिए या तो लखनऊ का रुख करना पड़ता है या फिर उनको दिल्ली आना पड़ता है तैयारी करने के लिए, ये जो एक शुरुआत हुई है इसको कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं और कैसे इसका इम्पैक्ट कम से कम जहां पर आप अभी इस समय मौजूद हैं, कितना प्रभाव इसका पड़ेगा वहां पर वो छात्र जो इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं? जी का ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जो हमारा चित्रकूट धाम मंडल में चारों जनपद में किसी प्रकार की कोई कोचिंग सुविधा नहीं है, चाहे नीट का कहा जाए या जेईई मेंस का कहा जाए या पीसीएसपी ये यूपीएससी का एग्जाम का कहा जाए। तो इसका कोचिंग के लिए हमारा इस क्षेत्र का बच्चों को दूर जाना पड़ता है, या तो प्रयागराज जाना पड़ेगा या तो कानपुर जाना पड़ेगा। तो उतना दूर जाके फिर वहाँ का सिटी के हिसाब से वहाँ कमरा लेके फिर उनको रहना, पढ़ाई के लिए खर्चा काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और पर्टिकुलरली जो हमारा मंडल का जो क्षेत्र देखेंगे तो काफ़ी गरीबी है। इन गरीबी बच्चों के लिए ये सुविधा अब मंडल मुख्यालय में ही उपलब्ध है। ये बहुत ही बच्चों का, कल मैंने देखा था, बच्चों में बहुत खुशी नजर आया और बच्चों में बहुत उत्साह भी दिखाई दे रहा है। अब हम लोगों के लिए नजदीक तक कोचिंग आ गई है और कल हमारा मंडलायुक्त ने जो है वो पैनल के बारे में भी बच्चों को अवगत कराया, उससे बच्चों में और उत्साह बढ़ गई। और क्योंकि हमारा जो एसडीएम जो सदर है इस समय, वो रिसेंटली आईएएस क्वालिफाई करके आए हैं, तो वो 2018 बैच का है। तो इतना लेटेस्ट बैच का एक आईएएस अधिकारी उनसे सीधे रूबरू हो रहा है। तो उससे जो है बच्चों में काफी उत्साहित होकर कई सवाल उनसे पूछा और एग्जाम का स्कीम के बारे में भी उनसे पूछा। तो इस प्रकार की जो ये कोचिंग, ये सुविधा की वजह से मुझे लगता है ये हमारा चित्रकूट धाम मंडल में चारों जनपद के बच्चे काफी उत्साहित होकर ये इसका लाभ ले रहे हैं। और उनसे ये भी सवाल एक पूछा गया था कल मंडलायुक्त साहब से, तो ये कहा गया था साहब हम चित्रकूट से और महोबा का दूरस्थ प्रांतों से यहाँ बांदा मुख्यालय तक आके यहाँ रुकने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, इसके संबंध में भी विचार करने के लिए मंडलायुक्त से इन लोगों ने मांग किया। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ आंजनेय कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, डीएम हैं रामपुर के। आंजनेय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आंजनेय जी, आज जो शुरुआत हुई है, जिस अभ्युदय योजना की आज शुरुआत की गई है, रामपुर के लिहाज से अगर मैं आपसे थोड़ा बातचीत करूं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं उस पूरे इलाके के लिए, और खासतौर से वो बच्चे जो कि वंचित रह जाते थे, तमाम ऐसे कारण आते थे उनके सामने जिस वजह से अगर वो चाहते भी थे तो वो प्रयास हो नहीं पाता था या उस स्तर तक पहुंचता नहीं था। ये जो योजना है, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ते हुआ रामपुर के अंदर उन बच्चों के बीच में इसको कैसे आप देख पा रहे हैं? मैं चाहूंगा थोड़ा बताएं इसके बारे में। देखिए, मैं इसको सिर्फ रामपुर के परिप्रेक्ष्य से ज़्यादा, चूँकि मेरा खुद का बैकग्राउंड है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो जब वहां से मैं देखना शुरू करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो शुरुआत की गई है
हमारे बच्चों को जो कि जिनमें प्रतिभा है, जिनमें क्षमता है, जिनमें दम है आगे बढ़ सकने की, उसके बावजूद कई सारी वजहों से उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा वहीं पे दबी रह जाती है, उसको एक बड़ी उड़ान मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। ये सिर्फ कोचिंग से ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइडेंस, और ये गाइडेंस की दिशा में एक कदम है। और हमने यहाँ रामपुर में कल दो चीज़ें की, दोनों ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चल रही हैं। एक तो अभ्युदय योजना जो कि मंडल मुख्यालय के स्तर पर चलेगी, और हमने बच्चियों के साथ संवाद कर बच्चियों के साथ मिशन शक्ति के अंतर्गत भी इसको हमने शुरुआत की, उनसे बातचीत की। जी जी, दो तरफा है, हमारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। और मैं बताऊं कि हमारे एक अधिकारी का वापस आने के बाद जो फीडबैक था जी जी, कि जितना बच्चे हमसे लाभान्वित हुए उतने ही ज्यादा हमारे अधिकारी भी उनसे बातचीत करके रिजुविनेट हुए, उनमें एक नई ऊर्जा आई, और बच्चों के अंदर जो कुतूहल था, जो सवाल था, वो इशारा करता है कि हमने सही दिशा में कदम रखा और इसका बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। और ये सिर्फ एक यूपीएससी के नजरिए से न देखकर, इनको बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से हम देखें कि हमें भी और उनके लिए भी एक नई दिशा मिलेगी। उनको अगर गाइडेंस मिलेगा तो हम एक ऐसा जो लॉकडाउन के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आपदा को अवसर में बदलना चाहें, तो और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से ट्रांसलेट किया, हम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। जितने सारे लोग इसके विशेषज्ञ हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं जी। और सबके पास इतना तो कम से कम समय है ही है कि हफ्ते में 1 घंटा निकाल सकें, और वो 1 घंटा हमारे उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, उनके लिए बहुत बड़ा रास्ता खोल देगी। नहीं, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा और एक बहुत सार्थक पहल भी होगी, क्योंकि आप लोग उन स्थितियों से और उन सारी चीज़ों से निकले हैं, उसको बेहतर तरीके से आप लोग कन्वे कर सकते हैं, और आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर आती हैं। रंजन कुमार जी, अभी चूंकि जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा तो आपने ये तो बताया कि कैसे इसको आप लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि आप लोग अपने अनुभवों को भी साथ में उनके साथ साझा करेंगे। कुछ मैं चाहूंगा कि थोड़ा बताएं, क्योंकि जिस दौर में आप लोगों ने तैयारियां की उस समय क्या हर्डल्स थे, और अगर मौजूदा परिस्थिति में हम लोग देखें तो चीजें भले ही हम लोग देखें कि ब्रॉडर वे में बड़े प्रोस्पेक्टिव में बदली भले ही हो, लेकिन अभी भी तकनीकी तौर पर या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसी तरीके से स्टूडेंट आज भी फेस करता है जो आप लोगों ने अपने समय में फेस की होंगी। कितना इसको आप लोग एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे और उसका कितना फायदा इस बार इन बच्चों को मिलने वाला है इस योजना के तहत? रंजन कुमार जी, थोड़ा सा अपने अनुभवों के साथ बताते हुए इसको चलें। जी, तो देखिए जो इसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग में जी जी जी, जो अंजनी जी, हैं, मैंने रंजन जी से सवाल किया है, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी है, तो उसमें अभी जैसे डीएम हरदोई ने सोशोलॉजी के बारे में बताया, डीएम बाराबंकी ने अपनी एक्सपीरियंस साझा किया है साइकोलॉजी के बारे में कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कुछ अधिकारियों ने संस्कृत के बारे में, कुछ अधिकारियों ने हिंदी के बारे में किया है। हम लोग के पास पूरी पैनल बन गई है अधिकारियों की, आईपीएस, आईएएस, फॉरेस्ट सर्विस और सभी पीसीएस, पीपीएस, और वो अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे और वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा छात्रों पे। तो वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जैसा आपको मैंने बताया कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके पैनल डिस्कशन करेंगे जी। तो जो सामयिक घटनाएं हो रही है उसकी क्या पहलू हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उस चर्चा में विशेषज्ञ भी रहेंगे, अधिकारी भी रहेंगे, और उसमें छात्र भी जुड़ पाएंगे। तो हम लोग सभी तरह की मीडियम से हम लोग टेक्नोलॉजी का सभी चीज़ें का उपयोग कर रहे हैं, और ये 18 मंडलों में हम लोग अच्छी क्वालिटी का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि जो क्लासेस चलेंगी वो YouTube लाइव के माध्यम से उन क्लासेस से भी जुड़ पाएंगे बच्चे। तो वो सभी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब हम लोग तैयारी कर रहे थे उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, और जिस तरीके से आज ऑनलाइन मटेरियल बहुत ज़्यादा हैं, तो आज हम बच्चों से जब रूबरू हुए थे तो उनको मैंने ये कहा था, उनको बताया था कि किस प्रकार आप सामंजस्य स्थापित करेंगे, इतने सारे मटेरियल्स हैं, और किस प्रकार से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो बहुत अच्छी सेशन रही थी उसमें, उसको बारे में बताया गया। जी जी जी, अंजलि जी, यही सवाल मेरा आपसे भी, अपने अनुभवों के साथ साझा करते हुए थोड़ा इसको बताते चलिए, कितना फायदा, क्योंकि आप लोग तो उन सारी चीजों से निकले, आपको तो पता है एग्जैक्टली कि क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। आर्थिक तौर पर जो है सशक्त नहीं है, ये तो एक बड़ी समस्या है ही, लेकिन जो लोग कर भी नहीं उनके सामने भी बड़ी दिक्कत ये है कि आखिर कैसे करें, गाइडेंस नहीं होती। आप लोग का अनुभव और ये योजना दोनों मिलकर के कितना फायदा पहुंचेगा, थोड़ा अपने अनुभव के साथ बताएं।
आंजनेय जी। देखिए, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया, कोचिंग से ज़्यादा गाइडेंस है। और ये मैंने इसीलिए जानबूझ के इस्तेमाल किया कि जब हमारे अधिकारी उसमें जुड़ते हैं तो उनके पास अनुभव सिर्फ इतना यही नहीं है कि उसके आगे उन्होंने कितना काम किया, वो किस प्रोसेस से यहाँ तक आए उसका पूरा अनुभव है। और ये बहुत बड़ा फर्क डालता है कि इस पूरी प्रोसेस में जो गाइडेंस है वो ये काम करती है कि क्या नहीं करना है। और हमेशा बताया जाता है कि क्या नहीं करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि क्या करना है जी। जो हमारे जो विद्यार्थी हैं जो इसमें आते हैं उनके मन में सबसे ज्यादा जो दुविधा रहती है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी। यहीं से उनकी सबसे बड़ी शुरुआत होती है। कॉन्फिडेंस का अभाव होता है उनके अंदर। प्रतिभा है, सब कुछ है, पर कॉन्फिडेंस का अभाव है। जब हम अपने अनुभव उनसे शेयर करते हैं तो कई तरीके से उनको हम एनरिच कर रहे होते हैं, उनको ढाल रहे होते हैं उस सांचे में कि एक तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगता है कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं विविध बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं और सबकी अपनी एक कहानी होती है। वो एक कहानी उनको मोटिवेट करती है और उनके अंदर पहला कॉन्फिडेंस जगाती है कि वो ये कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जब वो सारे अनुभव एक जगह प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनको देखने का नजरिया ऐसा मिलता है जो हमारे समाज के लिए और इस विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो वो एक प्रैक्टिकल अनुभव और वो पहले का जो परीक्षा के समय की तैयारी का अनुभव, ये दोनों मिलकर एक ऐसी बेहतरीन गाइडेंस का काम कर देंगे कि वो कम समय में भी दिया गया अगर पकड़ने वाला विद्यार्थी होगा तो उसको पकड़ के बहुत अच्छे से आगे जा सकता है। और ये निश्चित रूप से एक रिजल्ट ओरिएंटेड शुरुआत है जो बहुत लाभदायी होने वाली है। के सत्यनारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईजी चित्रकूट रेंज। के सत्यनारायण जी, चूंकि अभी पहले भी मैंने आपसे चर्चा की, दूरस्थ क्षेत्र है और आपने खुद भी बताया कि वहां पर तो ऐसे कोई कोचिंग संस्थान भी नहीं है जो कि ऐसे गाइड कर सकें। इस योजना के साथ जोड़ते हुए और अपने अनुभवों को भी थोड़ा बताते हुए, चूंकि आप लोग उन प्रोसेस के साथ यहां पर पहुंचे हैं, आज जिस पोस्ट पर आप लोग बैठे हैं, आप कितना इंपैक्ट वहां पे पड़ेगा खासतौर से चित्रकूट जैसे इलाकों में या फिर वो दूरस्थ क्षेत्र जहां बच्चों के अंदर प्रतिभा तो है लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो लोग सही तरीके से उस प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कैसे आप लोग इसको और बेहतर तरीके से और एग्जीक्यूट करने वाले हैं, थोड़ा सा और बताएं और अपने अनुभव के साथ, चूंकि आप लोग खुद इन सारी स्थितियों से निकले हैं। के सत्यनारायण जी। यूपी विशेष में बहुत जी बिल्कुल आप सही कहे हैं। ये जो इस क्षेत्र में जो चित्रकूट रेंज में, चाहे हमारा चित्रकूट जनपद में देख लीजिए, वो काफ़ी जो इलाके हैं जंगल और पहाड़ों के इलाकों से कई बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनका पढ़ने का कहाँ जाना है या इनका सही मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इनका काफ़ी कठिनाइयाँ ये लोग सामने कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है ये हमारा जो चारों जनपद इसी प्रकार के जनपदें हैं जहां कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं है। अब हमारा अनुभव की बात आप कह रहे हैं, मैं आंध्र प्रदेश में एक बिल्कुल गांव का देहात एरिया में बहुत इंटीरियर इलाका का रहने वाला हूं और वहां से कोई मुझे मार्गदर्शन नहीं था उस समय जो 96-97 में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो तब मैं किसी प्रकार मुझे IAS बनने का एक सपना मैंने देखा, फिर मैं बहुत मेहनत किया। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश के द्वारा उस समय जो है AP स्टडी सर्कल करके आंध्र प्रदेश का सरकार की तरफ से एक स्टडी सर्कल चलाया करते थे हैदराबाद में। तो उसमें वो स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए, जैसा अभी हम लोग हर मंडल स्तर पर जो हम लोग कोचिंग के लिए ले रहे हैं, इस प्रकार उस 96-97 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए हमारा एडमिशन हुआ हैदराबाद AP स्टडी सर्कल में। उस AP स्टडी सर्कल में हमको हॉस्टल फैसिलिटी भी थी और अच्छा कोचिंग फैसिलिटी भी था और कई अच्छा फैकल्टी वहाँ आते थे। तो उसमें हमने लाभ लिया है। तो वही उसी कोचिंग सेंटर से जो है मैं आज IPS पाया हूँ और मेरा कई मित्र जो है वो लोग IAS और IRS जैसा अच्छा सर्विसेज सब लोग पाए हैं। तो उस मेरे बैच में उस टाइम में जो है हम लोग उस स्टडी सर्कल से 14 लोग जो है हम ये UPSC में हम लोग सेलेक्ट हुआ। वो AP स्टडी सर्कल का बहुत बड़ी सक्सेस मानते थे उस समय। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और कल ये जो आज जो ये कोचिंग सेंटर हमारा मंडल हेडक्वार्टर में जो शुरू हो रहा है, इसी कोचिंग सेंटर से कोई ना कोई एक IAS और IPS यहाँ से बन जाएगा। तो फिर हमारा अपने आप में एक इसका महत्व लोगों को पता चल जाएगा और कई बच्चों को एक रास्ता दिखाई देगा। अब सिर्फ बच्चों का ये करना यह है
वो मंजिल पहले तय कर ले और वो किस रास्ते में वो जाना चाहते हैं और किस एग्जाम वो लिखना चाहते हैं और मंजिल तय कर ले, फिर इसके बाद मेहनत करें। और सारे सुविधाएं इस समय जो सरकार प्रोवाइड कर रहे हैं वो अद्भुत चीज़ है और कई बच्चों के लिए ये बहुत मार्गदर्शन भी होगा और हमारा जैसे अधिकारी हमेशा उपलब्ध रहेंगे और इनका पूरा वो सहयोग करेंगे और इनका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। और जैसा मंडलायुक्त लखनऊ महोदय ने जो बताया था ये बात बिल्कुल सच है। हर कोचिंग सेंटर में सक्सेसफुल ऑफिसर्स कोई मिलते नहीं है, मगर इन कोचिंग सेंटर में इस समय जो है ये IAS IPS में ही नहीं, हर रंग में जो है जो सक्सेसफुल अधिकारी है उनका मदद ये जो विद्यार्थियों को मिलने लगेगी तो ये बहुत लाभप्रद होगा। क्योंकि आजकल UPSC में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं फिर इसका इम्पैक्ट पब्लिक पर कैसा रहेगा, इस पॉलिसी का इम्पैक्ट जो है पब्लिक कैसा महसूस करेगा, क्या ये पॉलिसी गरीबी को मिटाया देगी। इस तरीके से फील्ड ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आ रहा है वो अधिकारी लोग जितने अच्छा इसका समाधान दे पाएंगे, वो जो पढ़े लिखे या सिर्फ मटेरियल पढ़ के उसका समाधान इतना अच्छा नहीं बता पाएगा। तो इसलिए ये लाभ हमारा जो बच्चों को अच्छा मिल सकता है। रंजन कुमार जी, अभी चूंकि जब मैं सवाल पूछा था आंजनेय जी ने तो बहुत अच्छी बात आंजनेय जी ने कही कि देखिए क्या करना है, इससे ज्यादा बेहतर ये होता है कि हम ये जान लें कि हमें क्या नहीं करना है। और आपसे भी चूंकि जब मैंने सवाल पूछा तो आपने भी कहा कि आप लोगों के दौर में इतना कंटेंट नहीं था जो अब हम लोगों को मिल जाएगा। कंटेंट अगर हम लोग देखें ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मिलेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा होने से हम चूज भी तो नहीं कर पाते हैं कि हम क्या लें क्या ना लें और क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है। तो इसमें नहीं क्या करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आंजनेय जी कह रहे थे। आपने आज तमाम इंटरेक्शन किए हैं स्टूडेंट्स के साथ में, क्या फीडबैक उधर से रहा है और आप चूंकि उनके बीच में मौजूद थे तो क्या नजर आ रहा था आपको, क्या पोटेंशियल आपने देखा और कैसे इसको और बेहतर तरीके से आप लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्या नहीं करना है ये कैसे बता पाएंगे बच्चों को? थोड़ा सा मैं इस विषय को और समझना चाहता हूं। रंजन कुमार जी। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, किसी भी जो सेशन का सफलता का जो इंडिकेटर है वो ये है कि बच्चे कितने ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बात को, और उसके बाद जब आप फीडबैक की बात करते हैं तो कितने बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं। आज मैं 7 से 8:30 तक उनको पढ़ाया 1.5 घंटे और उनको बताया, मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार पूरी हमने GS का UPSC का शुरू से अंत तक प्रश्नों के एग्जाम्पल के साथ मैंने सारा कवर किया। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, आर्थिक, CSET का भी हमने प्रश्न कंप्रिहेंशन कैसे बनाते हैं और हमने अपने तरीके से बताया कि किस प्रकार से आप बड़े आसानी से आप इन चीज़ों को फंडामेंटली मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद 8:30 जब खत्म हुई, उसके बाद जब मैंने कहा कि आपका कोई प्रश्न हो तो वहाँ पे देखिए लगभग 950 बच्चे आए थे। सुबह 7 बजे का मेरा सेशन था और ये लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई थी, केवल उनको बताया गया था, खुद अपने आप ही आए थे। ये खुद ही अपने आप में दिखाता है कि कितने उत्साह के साथ जुड़े हैं इस योजना के साथ, उनकी कितनी अपेक्षाएं हैं। जब उनसे मैंने कहा फीडबैक तो 150 हाथ उठी थी कि हमें प्रश्न पूछना है। जी। और उसमें से जब मैंने एक इंडिकेट करना शुरू किया कि क्या प्रश्न है आपके, सारे प्रश्न बहुत ही फंडामेंटल थे और बहुत ही गहराई वाले थे। जैसे एक प्रश्न पूछा गया जिसमें हम लोग का अनुभव निश्चित रूप से उनके लिए कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि साहब मेरी जो है प्रेशर इतनी आ जाती है एग्जामिनेशन हॉल में कि हम लोग सब चीज भूल जाते हैं, एक भी शब्द याद नहीं आता है, तो उस परिस्थिति को कैसे हम लोग कोप अप करेंगे। फिर दूसरे बच्चे ने पूछा कि अगर जब रिवीजन का समय आता है तो लगता है कि सारी चीजें बिल्कुल कुछ नहीं आती और कभी कभी क्या होता है कि कम समय मिलता है तो कैसे तैयारी करें। कुछ बच्चों ने पूछा कि प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों ने पूछा कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो 1 2 3 2 3 1 इतने सारे होते हैं कि समझ नहीं आता। जो फंडामेंटली पढ़ाई करते हैं उससे हटके एक नई चीज जुड़ जाती है। तो मैंने देखा कि चूंकि उसके बाद 1 घंटे और प्रश्नोत्तर के बाद हमें रोकना पड़ा, तो ये जिस तरह से मैंने देखा कि आप उनको अगर सिस्टमेटिक बताते हैं तो बड़े ध्यान से वो सुन रहे थे और उसको ग्रहण भी कर रहे थे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि एक छात्र ने पूछा कि मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं PCS का और मुझे ये दिक्कतें आ रही है।
तो मैं उनके बीच में से ही एक छात्रा थी, उसको मैंने कहा कि मैंने अभी तक जो तुमको बताया है तुम इनको उत्तर दे दो कि किस तरह से इनके समाधान हो जाए। उस छात्रा ने पूरे डिटेल में उनको समझाया और वो सेटिस्फाइड हो गए। आप सोचिए कि 1.5 घंटे के सेशन में पूरी सारे बच्चों को पूरी बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। जो उनका जो फंडामेंटली मेरा जोर था उनको बताने का कि आप एक फ्रेमवर्क बनाइए, क्योंकि इतने सारे सामग्री, जैसा आपने बताया, मैंने उनको बताया कि ऑनलाइन सामग्री बहुत ज्यादा है और सभी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ले लें, आप दीक्षा का ले लें, सारे एनसीईआरटी के रिकॉर्डिंग्स हैं, ई बुक्स हैं, तो सारी जो मटेरियल्स हैं सारे विश्वविद्यालय के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी ई लर्निंग के काफ़ी मटेरियल्स हैं, तो मटेरियल की कमी नहीं है। तो किस तरह से सामंजस्य बैठाएंगे इन सारे मटेरियल्स का, तो उनको मैंने कहा कि आप एनसीईआरटी से प्रारंभ करिए क्लास 6 से 12 तक का, उसके बाद एक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए और जब भी आप नई चीज कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें क्या नई आई, अगर ओवरलैपिंग चीज है तो क्या नई आई, आप पहले से अगर फीलिंग करके आप पढ़ाई करेंगे, आप चीजों को आप कागज का चीज ना समझ के, आप देखिए आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोई उस तरह से तैयारी नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व की तैयारी है। आप किस तरह से तैयार हो रहे हैं ताकि आगे भी आप कारगर साबित होंगे। तो उसमें आपको उस तरह से समझना है कि ये राजकाज में हमारा रोल जो होगा, जो जनता के समस्याओं को हल करने का जो रोल होगा, वो जो हम पढ़ाई अभी किए हैं उसमें कहाँ पे वो सेट होता है। तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने समझा और जिस तरह के प्रश्न और आए थे, 10-15 प्रश्न और आए, उससे मुझे समझ में आया कि वो काफी ध्यान से सुने थे और उनको काफी समझ में आया था। तो निश्चित रूप से देखिएगा इस योजना में लाभ मिलेगा। हम लोग काफी सीरियस है और हम लोग सभी का फीडबैक भी लेंगे और हर एक 15 दिन पे या 7 दिन पे एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद उनको फीडबैक देंगे। फास्ट पेज और स्लो फेज दोनों को अलग करके हम सारे स्ट्रेटजी बनाएंगे और हम लोग काफ़ी चीज़ें करेंगे। पर्सनल लेवल पे भी, ग्रुप में भी उनको गाइडेंस अलग से देंगे। आंजनेय जी, फीडबैक के बारे में मैं आपसे भी जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप लोग अपने जो तमाम व्यस्त कार्यक्रम हैं उसमें तो आप लोग लगे रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसका निर्वहन करते रहते हैं, लेकिन बच्चों के बीच में एक बार फिर से जाना, उनको ये गाइड करना और ये जानते हुए भी कि सामने वाला सक्षम है लेकिन गाइडेंस नहीं है उसके पास, महसूस क्या हुआ आज? और थोड़ा एक्सपीरियंस बताइएगा, आज फीडबैक क्या मिला आपको? आंजनेय जी। देखिए, हम तो कल बच्चियों से हमारा संवाद हो रहा था और वो मिशन शक्ति के तहत हो रहा था और उसमें बच्चियों से जो रूबरू हुए, तो बस इतना कहूँ कि देखिए अभी आंखों में सपने झिलमिला रहे हैं, अभी उन्होंने सपने देखना शुरू किया है और जब हम उनको ताकत देंगे तो वो धीरे धीरे वो सपने आकार लेंगे। ये एक शुरुआत ऐसी है जो उनको शेप करेगी। अभी बहुत सारे लोग अभी चलना सीख रहे हैं, अभी उस दिशा में सोचेंगे, अभी सोच रहे हैं। उन्होंने अभी उतना बड़ा सपना देखने की ताकत है उनके अंदर पूरी क्षमता है, मेहनत करने की ललक है, लेकिन उस तरफ बढ़े कि न बढ़े एक बहुत बड़ी हिचक है। बहुत सारी चीज़ों से अनजान है वो। उनको लगता है कि, और जब हम अपनी कहानियां बताते हैं कि हम कहाँ से उठे और कहाँ तक आए, और इनमें से ज़्यादातर लोगों का बैकग्राउंड उसी तरीके का है, जब ये सुनते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर वो आत्मविश्वास का संचार होता है। वो सारी चीज़ें ही पहली फीडबैक में जैसा कि उम्मीद करते थे वैसी ही आई और उन सारे लोगों का सवाल था, सारे चाहते हैं कि उस तरफ आगे बढ़ें, सब उनसे घुलना मिलना उस तरफ जाना चाहते, बट उनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है। जब एक अधिकारी सामने खड़ा होता है, उनसे अपनी बातें कहता है, उसके बाद जो उसका कंटेंट है उस कंटेंट में जाता है, उसको शेप करता है। इसी तरीके से जैसे धारा बह रही है लेकिन उसको हमें दिशा दिखानी है कि किस दिशा में जाएगा और किस तरीके से कहाँ पे उसको किस तरीके से बरसना है, तो किस तरीके की फसल हो। और सबको हम ज्यादातर लोग इसमें बहुत सारे अनुभवी हैं, वो इसको कहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारा भी इसमें फायदा हो रहा है, जो आपने कहा कि समय निकालने का है। प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर बहुत बड़ी हिच होती है लोगों के दिमाग में, और एक बहुत बड़ा जो हो सकता है उससे ज्यादा या उससे कम का तो उसके दिमाग में हमारा बना हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है जैसे हम हैं और जैसे हम काम करते हैं और कितने दबाव में और कितने चीजों के अंतर्गत हम काम करते हैं, उन सारी चीजों का अंदाजा उनको नहीं है। जब वो हम खुलेंगे, उनसे सीधे हमसे बात करेंगे, एक हिचक टूटेगी, तो
वो एक चीज़ भी उनके अंदर तैयार होगी। और मैं आपको बताऊं, इनमें से ज़्यादातर लोग जो हमारे सीनियर्स हैं जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब वो अपने शुरुआती दौर में थे तो हमने कभी कलेक्टर से आमना सामना नहीं होता, किसी IAS अधिकारी से बहुत कम लोगों का आमना सामना हुआ रहा होगा। अभी आज हम जब रूबरू होते हैं तो उन बच्चों के अंदर एक उत्साह बढ़ता है और हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्लस हमें अपना जो एक्चुअल है सेल्फ वो दिखाने का मौका मिलता है। प्रशासन और जो पब्लिक है उसके बीच में नज़दीकी आती है तो जो मिथक हैं वो भी टूटते हैं और इससे हमारा काम और सहज होता है। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और रंजन सर बैठे हुए जिन्होंने इसकी शुरुआत की। ये बहुत बड़ी शुरुआत है, जितना बच्चों के लिए उतना हमारे लिए है, उतना मैंने एक समग्र सोसाइटी के तौर पे और डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। रंजन जी, मुझे बताइए, चूंकि अब तो जो सारी चीजें हैं ऑलमोस्ट आप लोगों ने फाइनल कर दी हैं, क्योंकि आज से तो शुरुआत आप लोगों ने कर दिया, फोकस क्या है, किस तरीके से इसको और आगे अब आप लोग बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर योजना जब आगे चलती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम बाय टाइम अब आप लोग देखते हैं कि इसमें अब आपको यहाँ पर क्या परिवर्तन करने हैं या इसमें आगे और बेहतर क्या हो सकता है। फोकस अब क्या रहने वाला है, रंजन कुमार जी? जी तो हेलो जी जी रंजन जी, मैं सुन रहा हूं। हेलो, आपका आवाज कट रहा था, फिर रिपीट करेंगे क्या? रंजन जी, मैं पूछ रहा हूं कि अब फोकस किस बात पर रहने वाला है आप लोगों का, क्योंकि अभ्युदय योजना की तो शुरुआत आप लोगों ने कर दी, लेकिन अब फोकस क्या है? हेलो, चलिए रंजन जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या है, मैं दोबारा से आपके पास वापस आता हूं। के सत्यनारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। के सत्यनारायण जी, थोड़ा सा और बताएं अपने खासतौर से चित्रकूट रेंज के बारे में, क्योंकि आपने आज बताया कि इंटरेक्शन हुआ और वो बड़ा पॉजिटिव वे में था, लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें जो वहां पर बच्चे मौजूद थे उन्होंने बताई कि उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो क्या रही हैं। अब उनको आप लोग कैसे आगे आने वाले भविष्य में दूर करेंगे और कैसे ये जो योजना है उसका सही फायदा उन तक पहुंचे, इसके लिए क्या लेआउट और क्या प्लान बनाया गया आपकी तरफ से, मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताएं। ये जो हमारा चित्रकूट मंडल के लिए हमारा कमिश्नर चित्रकूट मंडल द्वारा एक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें जो हमारा SDM है बांदा का, वो रिसेंटली वो IAS पास हुआ है, उनका मार्गदर्शन में पूरा इसका स्कीम तैयार किया गया। फैकल्टी कौन कौन आएंगे और कब कब, सुबह का टाइम में 1.5 घंटे के हिसाब से 3 घंटे मॉर्निंग और आफ्टरनून में 3 घंटे का एक लेक्चर चलेगी। और इसमें जो IAS और PCS एग्ज़ाम का उसका कोचिंग शुरू हो गया, आज से शुरू हो गई। और जो है ये नीट और JEE का भी जो इसका भी कोचिंग शुरू हो गई और छात्रों का एनरोलमेंट भी शुरू हो गया। और कल हमने जो देखा है, ये उद्घाटन का टाइम में कई छात्र ऐसा है जो इसमें एनरोलमेंट चाहते थे, वो एप्लीकेशन लेके खड़े थे, तो हमारे कमिश्नर साहब से मिले भी हैं। उन्होंने कहा तो फिर अगले बार आपको लिया जाएगा। फिलहाल जो स्क्रीनिंग के जरिए जितने लोग आया उन्हीं को लिया गया है, और बाकी लोग को ये कहा गया था आप लोग ऑनलाइन के जरिए जोड़ा जाए, ताकि ऑनलाइन में आप लोग इसका लाभ ले लें। तो इसके साथ साथ कई जो छात्र आए हैं जो हमीरपुर से और चित्रकूट जनपद से जो आए हैं, उन लोगों ने भी अपना दिक्कतें बताया था, साहब हमारा घर से आना जाने में ये दिक्कत होगा और हम लोगों के लिए किस प्रकार की यहाँ सुविधा होगा। फिलहाल हम लोगों ने कल ये तय किया था, ये जो कोई बिल्डिंग जो खाली बिल्डिंग्स है उसको आइडेंटिफाई करके इन बच्चों के लिए वहाँ एकोमोडेट करने का कमिश्नर साहब ने प्लान बनाया, और इनको जो है कोचिंग सुविधा उपलब्ध होने के लिए भी इनको मार्गदर्शन दिया गया है। और ये बच्चों को सबको बता दिया गया इनका मटेरियल उपलब्ध होगा। वो मटेरियल जो तय हो रहा है वो लखनऊ में सेंट्रलाइज्ड मटेरियल होगा, ताकि पूरा प्रदेश में स्टैंडर्डाइज्ड एक मटेरियल रहेगी। और साथ में जो है फिर ऑनलाइन में भी ये मटेरियल उपलब्ध रहेगी। यदि कोई बच्चे घर पर बैठ के ही पढ़ना चाहेंगे तो वो घर पर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो तय किया गया था, ये जो नीट के साथ साथ, नीट और JEE के साथ साथ ये बैंकिंग सर्विसेज के भी कोई प्रिपेयर कर रहा हो, इस मटेरियल को इस्तेमाल करके वो बैंकिंग सर्विसेज को भी वो एग्जाम भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने बच्चों को ये सुझाव दिया, सिर्फ IAS और PCS एग्जाम का ही सीमित ना रह जाए, और आप लोग ये भी तय कर लें, बाकी जो इस बीच में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आता है, चाहे SSA का आता हो या फिर बैंकिंग सर्विस का आता हो, फिर अन्य जो RRB का भी कोई
वैकेंसी निकलती हो, सो कोई भी वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी का तैयारी भी हो जाए साथ में। क्योंकि जो IAS लेवल का एग्जाम का जब आप प्रिपेयर करते हैं तो फिर ऑलमोस्ट सभी एग्जाम को भी साथ में लेके चलेंगे तो ये बच्चे डिसअपॉइंट नहीं होगा। किसी किसी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, तो उससे फिर आगे बढ़ जाएंगे ताकि उनका ज़िंदगी भी सेटल होते जाएगा। तो इस प्रकार के हम लोगों ने गाइडेंस भी दिया। हम लोग ये बीच बीच में जो है ये कमिश्नर साहब ने ये प्लान बनाया था, हर हफ्ते एक अधिकारी जो है जाके फिर उनका एक क्लास होगा। जैसे जो SDM साहब ने जो एंथ्रोपोलॉजी का क्लास लेना शुरू कर दिया, तो इसी प्रकार जो है ये रिसेंटली जो BDO का एक सिलेक्शन हुआ है, वो BDO अधिकारियों का एक सूची तैयार किया। उनका जो सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट के आधार पर किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसी का हिस्ट्री, इस प्रकार की क्लासेस भी उन्होंने बांटा है। तो उस हिसाब से फिर हम लोग भी जाके उनको गाइडेंस देंगे। रंजन कुमार जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था चूंकि कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी। मुझे ये बताइए, चूंकि अब योजना की तो शुरुआत हो गई है, निस्संदेह बेहतरीन योजना है, फायदा इसका मिलेगा। अब फोकस आप लोगों का किस चीज के ऊपर है, क्योंकि अब तो प्रोसेस में आप लोग चले गए हैं, फोकस किस चीज के ऊपर है रंजन जी? इसमें जो मुख्य फोकस ये है कि इसकी क्वालिटी का सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस्ड है कि इसकी क्वालिटी मेंटेन हो, और हम लोग फीडबैक लेने का भी व्यवस्था बना रहे हैं कि किस प्रकार 18 मंडलों में उनको ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो रही है कि नहीं। हम लोग जैसा हमने बताया कि 15 दिन पे या 7 दिन पे हम लोग टेस्ट लेते रहेंगे और स्क्रीनिंग भी करेंगे उसमें, और बच्चों से हम लोग पर्सनल लेवल पे भी और ग्रुप में भी, वो शासनादेश में भी लिखा है कि हम लोग उनसे संपर्क करेंगे। जैसा हमने कहा कि वो फास्ट पेस और स्लो पेस में बांट के हम लोग टारगेटेड रूप में इन पे करेंगे, इनको अलग से भी हम लोग सुविधा देंगे। हमारा मेन फोकस है क्वालिटी का, क्योंकि जिस उत्साह से बच्चे जुड़े हैं तो उनको जो हम लोगों ने कहा है कि सबसे अच्छी कोचिंग व्यवस्था दी जाएगी, तो उसके संबंध में हम करेंगे। दूसरी व्यवस्था जो आप अभी बता रहे थे कि बैंकिंग और रेलवे का, उसके संबंध में हम लोग ऑनलाइन कोर्स बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, जिससे लाखों बच्चे जुड़ पाएंगे और बहुत ही उच्च कोटि के क्वालिटेटिव चीज़ें तैयार की जा रही है, तो उससे उनको अलग से उसकी तैयारी की व्यवस्था मिलेगी। आंजनेय जी, रामपुर के पर्सपेक्टिव में अगर मैं थोड़ा सा और समझना चाहूं, क्योंकि अभी सत्यनारायण जी बता रहे थे दूरस्थ इलाका है वहां पर, तो वहां पर बहुत सारी अपनी अपनी तरीके की समस्याएं हैं जो लोगों ने रखी वहां पर, जो बच्चे पहुंचे। आप लोगों के इंटरेक्शन में क्या निकल करके सामने आया, और फोकस अब आपका भी किस चीज पर रहने वाला है? क्योंकि योजना तो अच्छी है लेकिन इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे और क्वालिटी उसकी बहुत बेहतरीन हो, इस पर कैसे आप लोग और बेहतर तरीके से काम करेंगे? आंजनेय जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताएं। ये जो अभ्युदय के अंदर होना है मंडल स्तर पर होना है, वो ऐसा एक प्रोसीजर है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो मंडल स्तर पर नहीं, पर हमारे राम से ज़्यादा इसमें भागीदारी करें, उसके लिए जो अब से हमने प्राथमिक तौर पर जब उनसे बात, तो आपको पता है रामपुर ज़्यादातर अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या की शुरुआत थी उनकी, पहले तो वो बहुत गदगद है कि हमें यहीं पे रह के पढ़ने की आज़ादी मिलेगी, और ख़ास तौर से बच्चियाँ, क्योंकि उनको उनके माँ बाप ज़्यादातर बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। तो एक तो उससे खुश हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों पे होमवर्क करने की ज़रूरत है कि बच्चों के अंदर वो उत्साह डेवलप हो। तो हमने अभी जो प्राथमिक तौर पे ये चीज़ तय किया है कि पहले हम बच्चों की अभिरुचि के हिसाब से ट्रेड्स तैयार कर लें, जिससे हमने वर्क करना शुरू कर दिया है कि कितने ट्रेड्स में बच्चे बेसिकली उनका एप्टीट्यूड है जिसमें वो जाना चाहते हैं। अभी हम उनके हिसाब से चलेंगे और उस ट्रेड के हिसाब से फिर उनको ग्रूमिंग शुरू करेंगे। उनके लिए बुक्स की अवेलेबिलिटी, स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी लोकली यहाँ पे कराएंगे, और फिर उनको उसी हिसाब से ग्रूम करके एक तो मंडल स्तर की जो है उससे उनको जाने का मौका देंगे। जनपद स्तर पर भी हमारी पहले से प्लानिंग रहेगी, और उसको हम अमली जामा पहना रहे हैं कि यहाँ पर भी एक ऐसा उसी के पैरेलल एक ऐसी तैयारी उनको शुरू कराएंगे। हमने कई सारे लाइब्रेरीज भी पे भी काम करना शुरू कर दिया है। उनको स्टडी मटेरियल इस तरीके के अवेलेबल हों कि यहीं पे बैठ के वो पहले अपनी पढ़ाई बेसिक शुरुआत करें और उसके बाद उसके आगे जाएं। तो हमने जो धीरे धीरे जो उनसे बात करके जो आउटकम उनका निकल रहा है, बहुत ज़्यादा अभी उस मामले में पिछड़ा हुआ इलाका है,
पिछड़ा हुआ एरिया है और वो प्राथमिकता में नहीं रहा। अब उत्साह जो बढ़ा है तो नहीं, निसंदेह अंजनी जी, अब आप लोगों की तरफ से चूंकि इस पहल की शुरुआत की गई है तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो भी जुड़ेंगे और उन बच्चों को भी इसका जो फायदा है वो भविष्य में निश्चित तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। के सत्यनारायण जी, फोकस का अब इस समय आपका क्या है, ये मैं जरूर आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, चूंकि दूरस्थ इलाका है। आप कई बार इस चीज को आपने अभी बताया भी कि क्या क्या दिक्कतें आप लोगों ने वहां पर देखी, लेकिन अभी चूंकि आप इस योजना की शुरुआत कर दी है तो अब वहां पे फोकस क्या है? चूंकि इंटरेक्शन जो आपके हुए वहां पर, जो आज बच्चे पहुंचे, क्या निकल करके वहां पर सामने आया और उन बच्चों की तरफ से फीडबैक आप लोगों को क्या मिला? बच्चों ने क्या कहा? क्या असेसमेंट कर पाए आप लोग इस योजना को और आगे कैसे बेहतर और एग्जीक्यूट करेंगे? थोड़ा सा इस विषय को बताएं के सत्यनारायण जी। जी सब, ये जो है कल हमने बच्चों से काफ़ी इंटरेक्ट किया है, तो अभी हमारा फोकस ये है बच्चों में जो उत्साह इस समय शुरू हुआ उस उत्साह को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस उत्साह को बरकरार रखने के लिए पहले 1 महीने हमारे लिए एक टेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा। फर्स्ट ये 1 महीने में, अगले 1 महीने में हमारा क्लासेस रेगुलर चले और जो रेगुलर क्लासेस के साथ साथ जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश था वो जो है हर सप्ताह इनको टेस्ट्स कंडक्ट करके इनका मार्क्स वगैरह इनको बताया जाए और इनको कैसे इम्प्रूव करना है वो गाइडेंस देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इससे जो है बच्चों में काफ़ी उत्साह बढ़ेगा और इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, हमने कल और कमिश्नर साहब के साथ जाके क्लासरूम का विजिट भी किया जिसमें LCD प्रोजेक्टर भी रखी गई है और अच्छा टेबल्स और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयारी है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो बच्चे जब बैठेंगे उनका जो किताबों का और मटेरियल का भी इनका जो सुझाव दिया गया, कुछ किताबें यहाँ लोकल भी अरेंज कर रहे हैं, तो उससे जो है बच्चों में काफ़ी ये उत्साह देखने को मिला। इन लोग को लगा फिर हमको मार्गदर्शन देने के लिए अधिकारी लोग हैं, तो अधिकारी लोगों पर काफ़ी भरोसा ये बच्चों के द्वारा व्यक्त किया गया, क्योंकि उनको कहीं कोई मार्गदर्शन देने वाला जो ये दूरस्थ इलाकों में किसी का है ही नहीं। अभी मैं रिसेंटली जो है एक बबेरू का एक डिग्री कॉलेज का एक फंक्शन में मैं गया था, वहाँ बबेरू बहुत इंटीरियर इलाका है ये बांदा में, तो उस जगह पर मैं बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्ट किया और बच्चों से जब बच्चों ने मुझसे पूछा सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे तैयार किया जाए, अभी ये मैंने उनको मेरा तरफ से जो मार्गदर्शन देना था वो सब मैंने बताया, मगर उसके बाद फिर ये जो सरकार की तरफ से ये अभ्युदय योजना जो शुरू हुआ उन्हीं बच्चों के द्वारा फिर इसमें अभी एडमिशन कुछ बच्चे लिया है, तो उनके अंदर काफ़ी उत्साह है। सब हमने पूछा, अभी जो है सरकार के द्वारा ये प्रारंभ भी कर दिया गया, तो इस तरीके से बच्चों का जो मार्गदर्शन नहीं है वो नया मार्गदर्शन का एक रास्ता उनका बन गई है। और एक तो ये है, दूसरा जो मैं अधिकारियों में भी देख रहा हूँ, अधिकारियों में एक पहले से एक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। जी। पहले कोई भी बच्चे हमसे गाइडेंस मांगने के लिए आते हैं तो फिर हम लोग अपना व्यस्तता दिखा देते थे, भाई हम लोग अभी बिजी हैं, बाद में हम लोग बात करेंगे। अब जो है हमारा दिमाग में ये बात ये है, बच्चों को हमको मार्गदर्शन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये भी हम लोग सभी अधिकारी ये सोचने लगा, फिर चाहे पुलिस अधिकारी के रूप में हम लोग हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, तो अब बच्चों में भी ये विश्वास बढ़ गई। हमको कोई किसी चीज़ का जानकारी करना हो तो हम नज़दीक से नज़दीक अधिकारी जो भी अवेलेबल होंगे उनके पास हम जाएंगे तो हमको तत्काल हमको जो है एक मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार की इन चीज़ों को, बच्चों का ये विश्वास को हमको जीतना है और हमको बच्चों को सेलेक्ट कराना है। कुछ बच्चे हमारा इंस्टीट्यूट के जरिए सेलेक्ट हो गया, किसी एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो गया, वो अपने आप में मोटिवेटर बनेगा अगले बच्चों के लिए, तो ये कंटिन्यूटी बने रहेगी। तो यही मैं सोच रहा हूँ, यही हमारा फोकस भी रहेगा हमारा मंडल में। हम इन बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, जहाँ जिन प्रांतों में हमारा पुलिस का पर्पज से हमारा सरकारी कार्यों में हम लोग जाएंगे, वहाँ बच्चों को भी बुला के हम लोग मोटिवेट भी करेंगे। तो आपके लिए ये सुविधा है सरकार की तरफ से, आप इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों पर भी बच्चों को जो है हम लोग अवेयरनेस क्लासेस भी लेते रहेंगे। रंजन कुमार जी, क्या ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोई नई योजना या कोई स्कीम जिसकी शुरुआत होती है, जिससे जुड़ाव लोगों का हो, तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो होता है, लेकिन कंटिन्यूटी को आप मेंटेन कैसे रखें, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। क्या इस लिहाज से इस योजना के अंदर भी आप ये चैलेंज देख रहे हैं, और अगर है तो इसको आप लोग कैसे आगे कंटिन्यू कर पाएंगे और कैसे इसको और इफिशियंट तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे? मैं चाहूंगा कि थोड़ा इस विषय को बताते चलें। रंजन कुमार जी।
देखिए आपने जैसा बताया ये निश्चित रूप से चैलेंजिंग है। देखिए जैसे आप लखनऊ मंडल का अगर ले लें तो 6 जिले काफ़ी दूर दूर हैं, वहाँ से बच्चे को प्रतिदिन आना, हमारा क्लासेस सेशन दोनों वक्त है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हम लोगों ने जो अभी देखा है, जो शासनादेश जारी हुई है, उसमें कहा गया है कि अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अगर वो समर्पण भाव से इसमें जुड़ेंगे तो उनके विशिष्ट प्रविष्टि प्रदान की जाएगी। तो निश्चित रूप से एक तरह से एक बहुत बड़ा लॉट जो अधिकारियों का है इससे जुड़ेगा। और जैसा अभी बता रहे थे चित्रकूट से कि उसमें चूंकि अधिकारी सब जगह अवेलेबल हैं, तो अब ये ऑफिशियल है, ये सरकारी तौर पे प्रशिक्षण देना है, क्योंकि सबको इंटरेस्ट रहता है सभी अधिकारियों को। लेकिन पहले ये बहुत क्लियर नहीं था कि हमें इसमें कितना वक्त देना है या किस तरह से करना है, किसको प्रायोरिटी रखना है। तो चूंकि ये शासनादेश में ही इंगित किया गया है कि सभी अधिकारी, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे फॉरेस्ट के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, सभी को इसमें इन्वॉल्व होना है और उनको समर्पण भाव से काम करना। तो निश्चित रूप से वो चैलेंज थोड़ा कम करेगा, लेकिन फिर भी चैलेंज है बच्चों की तरफ से, क्योंकि हमेशा उस उच्च स्तर का क्वालिटी मेंटेन अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनको आने से झिझक होगी। तो ये निश्चित रूप से हमें सब तरह की इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज करना पड़ेगा। जैसे एक है कि परीक्षा लेते रहना पड़ेगा, बीच बीच में वर्कशॉप करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा पैनल डिस्कशन है। तो निश्चित रूप से उनसे पर्सनल कांटेक्ट भी करना पड़ेगा। उनका उत्साह बनाए रखने के लिए चैलेंजिंग है, लेकिन हम लोग पूरी तैयारी है और हम लोग कर लेंगे, क्योंकि इसमें सभी अधिकारी जो अनुभवी हैं वो सभी चूंकि जुड़े हैं। एक बड़ी टीम है, आप प्रदेश में देखें तो एक बड़ी टीम है जो इन बच्चों को देखने के लिए है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने जो प्रारंभिक चयन किया है वो भी एग्जामिनेशन के आधार पे किया है, तो बिल्कुल नॉन सीरियस बच्चे नहीं हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा था एग्जाम में 47 नंबर भी आए हैं 50 में। तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा हम लोग को भी। और ये चूंकि डायनेमिक प्रोसेस है, बीच में स्क्रीनिंग भी करते रहेंगे, नए बच्चों को भी इसमें जोड़ते रहेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था एक बन के तैयार होगी। चैलेंज है, लेकिन हम लोग सब मिलके, पूरी टीम, हमारे पूरे प्रदेश के सभी अधिकारी और सभी लोग मिलके इसको निश्चित रूप से एक अच्छा। रंजन जी, थोड़ा सा इसका एक टेक्निकल चीज में और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि स्क्रीनिंग करके आप लोगों ने शॉर्ट लिस्ट तो किया, कुछ बच्चे जो आज गए जिनके बीच आप खुद मौजूद भी थे, जिनको आपने आज वहां पर बताया, गाइड किया, लेकिन क्या उनके बीच में भी कोई समूह या कुछ कैटेगरी आप लोगों ने डिसाइड की है, कैसे इनको और आगे पढ़ाएंगे, क्या आप लोगों का एक तरीका, क्या वे रहने वाला है? थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे होंगे लेकिन उनको सबको एक साथ गाइड करना ये बड़ा एक चैलेंजिंग है। कैसे करेंगे इसको, रंजन कुमार जी? जैसे आज जितने बच्चे आए थे उनको हम लोगों ने 6 ग्रुप में बांटा है और बड़ी एक्सरसाइज है, वो बड़ी एक्सरसाइज हुई है। और उसके बाद हम लोग जब टेस्ट लेंगे उसके आधार पे हम लोग, जैसे हमने कहा कि जो फास्ट पेस वाले हैं, स्लो पेस वाले हैं, वो अलग करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप स्लो पेस से पढ़ाएंगे और उसमें कुछ बच्चे मान ली पहले से ही पढ़े हैं, जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं, तो उनका इंटरेस्ट घट जाएगा उसमें। तो हम लोग इस तरह से व्यवस्था बना रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप इस तरह से बने। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पे ग्रुप आया था, अभी आपने कहा तो मुझे याद आई। उन लोगों को ये कहना था कि ये जो आप पढ़ाएंगे किस माध्यम में पढ़ाएंगे, आप हिंदी में पढ़ाएंगे कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे? तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते, तो उनका ये कहना था कि हम लोग अंग्रेजी में चाहते हैं कि हमें पढ़ाया जाए। तो फिर हमने वहां पे देखा तो वहीं पे 20-25 बच्चे सामने थे, तो हमने ये अब एक सर्कुलेट करेंगे उसमें फॉर्म, और उसमें अगर वो रुचि दिखाते हैं कि अंग्रेजी में हो तो उस क्लास को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से उनको पढ़ाने की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। तो इस तरह से निश्चित रूप से हम लोग को बड़ा ही स्पेशलाइज्ड वे में ग्रुप बनाना पड़ेगा, तभी इसका इफेक्ट आएगा। एक साथ आप सभी को जोड़ेंगे तो उस तरह से नहीं होगा, बीच बीच में चेंजेस भी करते रहेंगे। अगर कुछ बच्चा जल्दी पिकअप करता है तो उसको फिर दूसरे ग्रुप पे डालेंगे। इसमें एक और अच्छी चीज है कि चूंकि कंटेंट लगभग 15 दिन का सब जगह सेम है जी, तो निश्चित रूप से हमारे पास जो सेशन बन रहे हैं उसमें कंप्लीट सेशन है, ताकि अगर कोई प्रोफेसर या कोई शिक्षक बदलते भी हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस तरह से काफी टेक्निकलिटीज देखते हुए इसको बनाया गया है और मुझे बहुत आशा है कि ये सफल होगा, काफी इफेक्टिव होगा जी।
नहीं, बिल्कुल सभी को ये उम्मीद है और सभी ये उम्मीद कर भी रहे हैं कि ये एकदम सफल हो, ताकि जो इसका असल इम्पैक्ट है वो वहां पर बच्चों को मिलना शुरू हो जाए। के सत्यनारायण जी, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा हूं कि किस तरीके से, क्या ग्रुप वाइज या क्या कैटेगरी आप लोगों ने अभी फौरी तौर पे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आज पहला ही दिन है जब आज इसकी विधिवत तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि शुरुआत आप लोगों ने की है। आप कैसे इसको आगे और एग्जीक्यूट करने वाले हैं? क्या ग्रुप बनाएंगे? किस तरीके से, सही तरीके से आप लोग एक सही वे में उनको उनका मार्ग प्रशस्त कर सकें या उनको सही गाइडेंस दे सकें? क्या किस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं? के सत्यनारायण जी, अगर मैं उस चित्रकूट रेंज के लिहाज से बात करूं तो। जी, इसमें जो है फिर अभी मंडलायुक्त साहब ने इसका पूरा तैयारी कर रहे हैं। इसमें बेसिकली इश्यू ये है, ये एक तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक इश्यू रहेगा, क्योंकि कई बच्चे यहाँ हमारा इलाका में सब लोग हिंदी मीडियम का है, जो उनका इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। इस वजह से वो हिंदी मीडियम का छात्रों के लिए विशेष ध्यान देना होगा यहाँ, क्योंकि बांदा कस्बे में ही इंग्लिश मीडियम का अच्छे स्कूल्स नहीं है, तो इस वजह से वो हिंदी मीडियम का यहाँ प्रेफरेंस रहेगा। तो उस लिहाज से ये सेपरेट कर रहे हैं। और इसी प्रकार जो बच्चे जो पीसीएस और जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं उनका, और जो यूपीएससी का बच्चों का, दोनों को एक साथ हम जोड़ने में कठिनाई होगी। हालांकि कोचिंग तो दोनों को एक साथ चला सकते हैं, मगर वो मीडियम को अलग कैटेगराइज करके रखना होगा। और दूसरा जो है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन, जो बच्चों का जो परफॉर्मेंस लेवल्स है उसका भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। और तीसरा जो है, ये जो नीट और जेईई का जो कोचिंग है उसका अलग होगी, इससे उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि उसका पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन भी अलग है। अभी हमारा कमिश्नर साहब ने जो है फिर कानपुर आईआईटी का जो फैकल्टीज है उनसे भी टच में है, बात कर रहे हैं। तो वहाँ से भी कोई फैकल्टी यहाँ महीने में एक बार हम लोग यहाँ बुला लेंगे, तो फिर ये आईआईटी का प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मदद मिलेगा। इसी प्रकार जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स आजकल जो कानपुर में है या प्रयागराज में है, उनसे भी हम लोग संपर्क करेंगे, तो ताकि उसमें से कोई अच्छा फैकल्टी, हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग जो प्रयास करके या जिस प्रयास को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप लोग सफल हों। रंजन कुमार जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। के सत्यनारायण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। और आंजनेय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आंजनेय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।